Hello students. So today we are going to start a new chapter. आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. That is called मेटलर्जी. उसका नाम है मेटलर्जी. अच्छा, आप में से कई लोगों ने बराबर जो बेसिकली 10th या 9th स्टैंडर्ड के अंदर मेटलर्जी के बारे में थोड़ा बहुत आपने स्टडी किया होगा. जैसे कि आप याद कीजिए कि आपने जूनियर स्टैंडर्ड्स के अंदर एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ा हुआ है. बराबर, एल्यूमिनियम जो है एक मेटल ऐसा है कि जो हमारी रूटीन लाइफ के अंदर हम लोग काफी यूज करते हैं. बराबर, और ऐसे काफी मेटल हैं जिसका हम लोग एक्सट्रैक्शन भी पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पर वही चैप्टर पूरा वापस एक थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे हम लोग समझेंगे इसको कि मेटलर्जी क्या होता है और कौन कौन से एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स है जिससे हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे. तो आज हम लोग ऐसी बात स्टार्ट करने जा रहे हैं. मानो कि अभी आप 12th साइंस के अंदर हो. 12th साइंस के बाद आप लोग अलग अलग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर जाओगे और उसके बाद फ्यूचर में अपनी जॉब सिक्योर करोगे. तो क्या लग रहा है आपको, आपकी जॉब जो है वो कौन सी फील्ड के अंदर सिक्योर है? आज की डेट में अगर आप देखो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बराबर जितनी भी इंजीनियरिंग की ब्रांच है जैसे कि आईटी है, कंप्यूटर है, नाउअडेज उसके अंदर भी कंपटीशन इतनी बढ़ रही है. मैकेनिकल है, मैकाट्रॉनिक्स है, बराबर जेनेटिक इंजीनियरिंग है. तो ये सारी बातें हैं. पास्ट में मेरा एक स्टूडेंट हुआ करता था जिसका नाम है अरुण. अरुण बेसिकली एक ऐसा बंदा था जिसने काफी सारी इंजीनियरिंग ब्रांच जो है उसको आज की डेट में पीछे छोड़ दिया हुआ है. यानी कि मान लो कि जब वो अरुण एंटर हुआ था वहां पर, जैसे आप एग्जाम पास करते हो फिर आपको वहां पर कॉल आता है कि आपको कौन सी ब्रांच सिलेक्ट करनी है, कौन सी कॉलेज सिलेक्ट करनी है, हाँ कि ना. तो जनरली लोग क्या प्रीफर करते हैं, तो पहले आज से मान लो कि 5-10 साल पहले लोग मैकेनिकल को प्रीफर करते थे कि मैकेनिकल अगर मिल गई तो हमारी लाइफ बन जाएगी. बराबर, तो तब वो लोग प्रीफर करते थे. दूसरे जो था वो फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिकल था, सिविल था. बराबर, तो आज की डेट में कोई ऐसा नहीं कह सकता कि आफ्टर 5 इयर्स जो है वो क्या आगे जाने वाला है. बराबर, जैसे इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर अगर हम लोग देखें तो धीरे धीरे नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में भी जा रहा है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, और खास करके मशीन लर्निंग. बराबर, जो आप जानते हो मशीन लर्निंग जो है बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल का प्रोग्रामिंग है. बराबर, अच्छा शायद ना मालूम हो तो थोड़ा सा मैं आइडिया दूं. आज की डेट के अंदर आप देखो तो सभी के मोबाइल में धीरे धीरे एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बराबर है, वो आगे बढ़ रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? मान लो कि आपकी एक रूटीन हैबिट है कि आप कितने बजे उठते हो, आप क्या वर्कआउट करते हो, कितने बजे पढ़ने बैठते हो. ये सारी चीजें जो है धीरे धीरे मोबाइल आपको खुद ब खुद याद करवाता है. यानी कि आपकी रूटीन लाइफ को ऑब्जर्व करते हुए एआई जो है उसी तरह से काम करता है जिस तरह से आप काम करते हो. फ्यूचर के अंदर एआई जो है बहुत ज्यादा आगे नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो सब लोग बैठे हुए थे हॉल के अंदर और बारी बारी सबका नंबर आया था. जिस तरह से मैंने बताया कि स्टूडेंट है मेरा अरुण, तो उसका भी नंबर आया था. तो उसका स्कोर जो था वो काफी अच्छा था. उन दिनों में AI हुआ करती थी, तो AI अच्छे से उन्होंने क्रैक किया हुआ था, तो स्कोर भी अच्छा था. तो सबसे पहला है मैकेनिकल, तो मैकेनिकल बोले मैकेनिकल जाने दिया. बराबर है, फिर बोले आया केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग भी छोड़ दिया. बराबर है, सिविल भी छोड़ दिया, मैकाट्रॉनिक्स वो भी छोड़ दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स वो भी छोड़ दिया. अब सारे उसके जो कॉलेज थे वो सारे देखने लगे कि साले ये सब कुछ छोड़ रहा है तो आगे जाकर पढ़ेगा क्या, अभी इसका ये पगला गया बोले. बराबर, तो सब लोग जो उसके पीछे वाले थे फटाफट ग्रैब कर रहे थे अपॉर्चुनिटी को. एक मार्क का कंपटीशन होता है बेटा, वहां पर जाते हो आप तो एक मार्क पे लोग जो है वो लड़ते झगड़ते हैं. वहां पर एडमिशन और ब्रांच, मान लो कि आपको अच्छी ब्रांच मिल जाए तो अच्छी कॉलेज नहीं मिलती है. तो इस तरह से धीरे धीरे वो इम्प्रूव होने लगे थे. अभी सबसे लास्ट में जब कुछ बचा उसके पास तो उन्होंने देखा कि ये चीज क्या बच रही है वहां पर. तो उसके बाद उन्होंने देखा कि उनके पास एक ही बहुत कम फील्ड बचे थे, उसमें से उसने सिलेक्ट किया
मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट। तो सब लोग सोचे ये पागल हो गया क्या, मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट में जाकर करेगा क्या? क्योंकि मेटलर्जी के अंदर जनरली क्या होता है कि सब कुछ जो है सब्जेक्टिव नॉलेज आता है। बोले रेक्टिफिकेशन करके क्या करेगा, आगे जाकर कोई जॉब तो है नहीं। लेकिन आज के डेट के अंदर मैं आपको बताऊं कि वो काफी सारी कंट्रीज घूम चुका है और आने वाले टाइम में 2030 जो है मेरा 2030, 2040, 2050 मेरा आफ्टर 30 इयर्स जो है कौन कौन से प्रोजेक्ट आने वाले हैं, या तो उसके बेसिस पे उसका काम चल रहा है। तो आप सोच सकते हो कि किस लेवल का काम कर रहा है। बराबर, आप जिस सर्च इंजन पे काम करते हो आपको कुछ भी नहीं मिलता है। मान लो कि यहाँ से कोई क्वेश्चंस दे दिए, IIT दिए या कुछ भी, तो नेट से ढूंढने लगे आप लोग। बराबर, कोई रेफरेंस बुक पढ़ ली, रेफरेंस बुक खैर आजकल कोई पढ़ता नहीं है, टेक्स्ट बुक भी कंप्लीट होती नहीं है, तो रेफरेंस बुक पढ़ने लगे, नहीं मिला तो गूगल पे सर्च कर लिया। करते हो कि नहीं गूगल पे सर्च? तो गूगल पे सर्च पूरी दुनिया करती है। अगर कोई भी चीज नहीं मिल रही है, फटाक से मोबाइल निकाला, हमने क्या कर लिया, गूगल पे सर्च कर लिया। तो आपको मालूम है कि गूगल की सर्च इंजन के पीछे जिसका दिमाग चल रहा है उनका नाम क्या है? तो बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने, उनका नाम क्या है? मिस्टर सुंदर पिचाई। तो ये जो है, क्या आप जानते हो कि इन्होंने एजुकेशन के अंदर क्या काम किया हुआ है? आज वो CEO है। बराबर है, तो आज की डेट में वो CEO, जरा नेट पे जाकर अब वो सर्च करना कि उनकी पढ़ाई कैसे हुई और कहाँ पर वो किस तरह से पढ़े हुए हैं, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट में इंजीनियरिंग कंप्लीट की हुई है। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट के अंदर उन्होंने क्या किया है, अपनी पढ़ाई कंप्लीट की हुई है। और आज कहाँ पर है आप देखो, तो ऐसा कोई फील्ड होता नहीं है कि ये कर लिया तो ये हो जाएगा। बराबर है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये चैप्टर के पीछे लोग बोलते हैं कि हाँ ये तो छोटा सा चैप्टर, इसको रट लो, इसमें कुछ है नहीं, ऐसा वैसा है। ऐसा नहीं है, ये पूरी ब्रांच है केमिस्ट्री की। अगर आप सब कुछ छोड़ के मेटलर्जी के अंदर भी काम करोगे ना बेटा, तो भी आपको अच्छी सी जॉब मिलती है। अब मान लो किसी ने उसने मेटलर्जी का डिपार्टमेंट उस टाइम पे लिया था, बराबर है, और रैंकर तो था, तो हर एक साल में उसका गोल्ड मेडल आता रहा। बराबर, हर एक साल में गोल्ड मेडल, तो गोल्ड मेडल गोल्ड मेडल गोल्ड मेडल उसको मिलता रहा। फाइनल ईयर में भी गोल्ड मेडल मिल गया। बराबर, अब अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट करके जब सब लोग अपना वर्कआउट जो है, वर्क प्लेस जो है वो ढूंढ रहे थे, तब ये बंदा आराम से घर पे बैठा था। बराबर, उसको कोई टेंशन नहीं थी। उन्हीं दिनों में एब्रोड की एक कंपनी जो है, आपको मालूम है कि वहां पर कॉलेज के अंदर बेटा क्या होता है, प्लेसमेंट होते रहते हैं। तो उन्हीं दिनों के अंदर क्या हुआ कि प्लेसमेंट के लिए कंपनी आई, कहां पर, इंडिया में। और उसने कंपनी ने आते ही बोला कि हमें यहाँ पर एक प्लांट डालना है। तो प्लांट डालने के लिए उसने सब सर्चिंग चालू की। तो वो कंपनी जो थी उसने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का प्लांट डालना था। तो बोल रहे कि हम लोग पैकेज देने के लिए तैयार है, कोई भी बंदा बस मिल जाए। तो उन दिनों में लोग जो है ना, टैलेंट जो होता है वो बाद में देखते हैं, फिर क्या करते हैं कि सब लोग उसमें माहिर कौन है। तो पहले तो आपका पेपर चल रहा है कि आपके मार्क्स कितने आए हैं, फिर वहां पर जाकर आप कितनी स्किल दिखाते हो वो आता है। तो वहां पर उस दिनों में क्या हुआ कि गोल्ड मेडलिस्ट कौन है पूरे इंडिया में, कहाँ कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है, उन्होंने ढूंढना स्टार्ट किया। तो इन भाई साहब का नंबर आ गया। बराबर है, तो इसको बुला लिया फटाफट। बोले हम लोग यहाँ पर एक प्लांट डालने के लिए सोच रहे हैं और आपको क्या कर रहे हैं, आपको जॉब ऑफर कर रहे हैं। तो बोले हाँ कोई बात नहीं, जॉब ऑफर कर रहे हैं तो मैं जॉब लेने के लिए तैयार हूँ। तो बोले आपका एक्सपेक्टेड पैकेज क्या होगा? ये जैसे कुछ बोल रहे कि मेरा एक्सपेक्टेड पैकेज, मान लो कि इंजीनियर भी क्या मान सकते हो अभी, तो जैसे जैसे कि आप देखते हो कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, तो उन्होंने मांग लिया कि भाई 10 लाख 8 लाख ऐसा दिमाग में होगा। लेकिन इन्होंने एक फिगर बोली, हम लोग जो है आपको 5 करोड़ दे देंगे। तो इसका मुंह ऐसे 5। तो बोले वो सामने वाले जो थे वो एब्रोड के थे, तो उन्होंने जो है इसका पता नहीं चला कि इसको क्या हुआ, सदमे में चला गया कि क्या। इस इंडियंस के जो एक्सप्रेशन है उसको वो पता नहीं कर पाए कि क्या है ऐसा। तो बोले ठीक है ऐसा लग रहा है तो हम लोग 10 करोड़ दे देंगे और आप CEO भी कंपनी के रहेंगे, आपको ये सब कुछ करना है हैंडल। बराबर, तो ये तो बाहर आ गया।
बाहर आकर अपना फ्रेंड्स के सामने देखने लगा। बोले क्या हुआ? तो बोले मुझे तो 10 करोड़ का ऑफर मिला। बोले तेरा मुंह क्यों लटका हुआ, तुझे इतना अच्छा सा ऑफर मिला हुआ है? तो मैं तो बोले वो सोच रहा हूँ कि 10 करोड़ के अंदर जीरो कितने होते हैं, तो 10 करोड़ के अंदर जीरो कितने होते वो ढूंढ रहा था और उसको इतना अच्छा ऑफर मिल गया था, बराबर है। तो अब भाई साहब ने घर पे जाके सर्च करना चालू कर दिया कि करना क्या होता है मेट्रोलॉजिकल, क्योंकि पढ़ तो लिया था, सब्जेक्टिव नॉलेज तो उसके पास था, बराबर है। तो बोले मेट्रोलॉजी के अंदर ऐसी ऐसी चीजें होती है जिसमें कहीं से एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऐसा पढ़ लिया, बराबर है। तो ये भाई साहब जो थे वो तो फनी वे में मान लीजिए कि वहां पर उन्होंने घर पे जाकर थोड़ा सा अपना जो देखा बर्तन वगैरह घर में था उसको वो चमकाने लगे। तो पता चले इसकी मम्मी बोल रही है कि भाई क्या कर रहा है बेटा तू? पापा ने आकर जापड़ मार दिया, क्या कर रहा है तू ये सब? बोले मुझे जॉब ऑफर हुआ है और उसमें बोला कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करना है। बोले गधे ऐसा थोड़ी होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का मतलब क्या होता है? स्टेट घूमो, कहाँ पर है रिसर्च करो, बराबर है। जमीन में से खोद के निकालो, उसमें से जो इम्प्योरिटी उसको निकालो। उसके पापा पढ़े लिखे थे अच्छे से, तो उसके पापा ने सब कुछ बता दिया, उसके पापा उसकी हेल्प करने लगे। बोले तो मेटलर्जी में किया है क्या? बोले गोल्ड मेडल लाता था। बोले पढ़ाई तो मैं कर ही लेता था, लेकिन वो तो एप्लीकेशन तो कभी की नहीं, तो पता नहीं है कि कैसे होता है। अब यहां से स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर। मेटलर्जिकल लेवल ऐसा है बेटा कि अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो आप फ्यूचर के अंदर अच्छी सी जॉब सिक्योर कर सकते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, बराबर। ये कोई चैप्टर नहीं है। यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो सबसे पहली बात, मोड ऑफ अकरेंस ऑफ एलिमेंट। अब जो एलिमेंट होते हैं बेटा वो किस फॉर्म में मिलते हैं? हमें मालूम है कि एलिमेंट जो मिलते हैं, जैसे कि मान लो कि आपने गोल्ड की रिंग पहनी है, या तो गोल्ड का चेन पहना हुआ है, तो वो प्योर फॉर्म में होता है, प्योर फॉर्म को फ्री या तो नेटिव स्टेट कहते हैं लोग। क्या कहते हैं? नेटिव स्टेट। और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जैसे कि कंबाइंड स्टेट में होते हैं, जैसे कि मान लो कि सोडियम हुआ तो सोडियम क्लोराइड होगा, बराबर है। आपको जितने भी मालूम है, जैसे आयरन हुआ तो आयरन ऑक्साइड होगा, एल्यूमिनियम हुआ तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा, बराबर है। तो कुछ हैलाइड्स के फॉर्म में होते हैं, कुछ ऑक्सीडाइज के फॉर्म में होते हैं। ऑक्सीडाइज ओर के अंदर ऑक्साइड्स भी आ जाते हैं और ऑक्सीड सॉल्ट भी आते हैं, बराबर। तो ये सारे स्टेट है, कंबाइंड स्टेट और नेटिव स्टेट। तो मोड ऑफ अकरेंस के अंदर देखो फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट लिखा हुआ है। ये कंटेंट सिर्फ यहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए लिखा हुआ है, आपको अपने इसके साथ साथ नोट्स बना ले जाने हैं, बराबर। तो यहाँ पर फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट लिखा हुआ है। तो फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट में जो एलिमेंट मिलता है वो किसकी वजह से मिलता है? तो ड्यू टू केमिकल रिएक्टिविटी, यानी कि कोई भी चीज जो होती है उसकी अपनी केमिकल रिएक्टिविटी होती है। वो ज्यादा यानी केमिकली रिएक्टिव है या तो एकदम कैसा है, बिल्कुल रिएक्ट करता ही नहीं है, तो उसके बेसिस पे फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट है। जैसे फ्री स्टेट में मान लो कि गोल्ड है, बराबर। गोल्ड का भी सुना कि गोल्ड ऑक्साइड के फॉर्म में मिल गया, ये गोल्ड का ऑक्साइड मिला या तो गोल्ड का कार्बोनेट मिला, प्लेटिनम का कार्बोनेट मिला, नहीं। तो जनरली नोबल जो एलिमेंट्स होते हैं वो फ्री स्टेट में मिलते हैं। कंबाइंड स्टेट के अंदर क्या मिलता है? तो मैंने आपको बता दिया, जैसे कि आयरन ऑक्साइड मिला, कॉपर के मिलते हैं, बराबर, एल्यूमिनियम के मिल जाते हैं। नेटिव स्टेट, एलिमेंट्स विच आर नॉट अटैक्ड बाय मॉइस्चर। नेटिव स्टेट का मतलब क्या? ऐसे एलिमेंट जिसके ऊपर मॉइस्चर का कोई असर नहीं है, ना ऑक्सीजन का असर है, ना कार्बन डाइऑक्साइड का असर है। क्योंकि क्या वो अगर उसके साथ अटैक करते तो वो सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? उसके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, बराबर। या तो उसके कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, या तो मॉइस्चर ने अगर अटैक कर लिया तो उसके हाइड्रोक्साइड भी बना सकता है, ऐसा है। तो आप लिखिए नेटिव स्टेट की डेफिनेशन, एलिमेंट्स which are not attacked by moisture, oxygen, carbon dioxide occur in a free state. Next है combined state. Elements which are readily attacked by moisture, ये सारे के सारे जो है वो अगर अटैक कर दिए तो combined state में मिलेगा। combined state के अंदर वो कैसे मिलेगा बेटा? तो आप देख सकते हैं कि दैट इज मिनरल्स, नॉन मेटल्स आर फाउंड टू बी इन अ रिड्यूस फॉर्म। नॉन मेटल्स जनरली कौन से फॉर्म में पाया जाता है? रिड्यूस फॉर्म में, जैसे कि हैलाइड।
एंड मेटल्स आर फाउंड इन द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, जैसा कि Fe2O3 हो गया, Al2O3 हो गया और SnO2 हो गया, बराबर है। तो ये कंबाइंड स्टेट है, बस इतना सा कर लो बॉल है। अभी चैप्टर आपका स्टार्ट यहां से होगा, मिनरल। जितनी चीजें बताओ उसी दिन पे लिख के लर्न कर लेना, पेन और कॉपी में अच्छे से नोट्स बना देना। नोट्स हालांकि मैं थोड़ी थोड़ी जो डेवलप होगी पूरे चैप्टर की भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको लिंक में प्रोवाइड करूंगा। नेचुरली अकरेंस मिनरल्स यानी क्या, तो ये जो स्टूडेंट था उसने क्या किया कि भाई मिनरल क्या है, कैसे मिलता है ये, सॉरी मैं क्या बोल रहा था कि भाई कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो एक्सट्रैक्शन तो ऐसा है नहीं कि चलो हमने निकाल दिया और उसको एक्सट्रैक्ट करने लगे, बराबर। तो बेसिकली उसने क्या किया, रिसर्च की पूरी और गया वहां पर गया और क्या डगिंग चालू कर दी, जमीन का खुदाई का काम चालू कर दिया। तो उसके साथ साथ उसको क्या मिला कि कुछ चीजें मिली, बराबर है, जिसको उन्होंने क्या किया, मिनरल्स। तो मिनरल्स की डेफिनेशन उसी पे है, बराबर है, कनेक्शन में रहना, जैसे मैं बता रहा हूं। तो बच्चे ने क्या किया, खुदाई की, तो नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस, नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ विच मेटल्स अकर इन द अर्थ। तो नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस है जिसमें जो भी मेटल है वो कंबाइंड स्टेट में मिल रहा था विद अर्थी इंप्योरिटीज। अर्थी इंप्योरिटीज में मिट्टी भी आएगी, धूल भी आएगी, स्टोन भी रहेंगे और भी इंप्योरिटीज होगी, बराबर है। तो नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ विच मेटल्स अकर्स इन द अर्थ along with impurities, that is called mineral। तो मिनरल की डेफिनेशन कहाँ लर्न करनी रही, मिनरल की डेफिनेशन इजीली हमने लर्न कर ली। या तो सिर्फ इतना भी याद रखोगे, नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस विद अर्थी इंप्योरिटीज, दैट इज कॉल्ड मिनरल। अब यहाँ पे सर्कल बनाया हुआ है, बराबर है। तो सर्कल के अंदर आप देख सकते हो कि सब चीजें मैंने बताई हुई है अबंडेंस के फॉर्म में। तो सबसे ज्यादा अबंडेंस बताओ मुझे किस चीज का दिख रहा है आपको, जरा जूम करो। और हाँ, सुंदर पिचाई के बारे में जरूर सर्च करना हो, इंटरनेट यूज और चीजों के लिए भी होता है, आपको मालूम है ना, पढ़ाई के लिए। हाँ, तो यहाँ पर ये जो सर्कल है उसके अंदर आप देख लो कि यहाँ पर सबसे पहले क्या है, मैंने लिखा है ऑक्सीजन। ये जो खाली जगह है वो तो अदर्स है, बराबर। हम लोग लिखते हैं ना कि भाई ये इंपॉर्टेंट टर्म, ये इंपॉर्टेंट टर्म, इंपॉर्टेंट एसेट्रा, तो ये अदर्स नॉन मेटल्स या तो लेस देन 0.1% आता है, बराबर। तो मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, बराबर, नॉन मेटल्स का पार्ट है ये। अच्छा, तो ये मेटल वाला है, मेटल को एक्सप्लोर किया हुआ है ऐसे, बराबर बेटा। तो आप देखो सबसे ज्यादा हमें क्या मिल रहा है, अबंडेंस के फॉर्म में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना मिल रहा है, 46.6%। ऑक्सीजन कितना मिल रहा है, 46.6%। नेक्स्ट लेवल पे क्या मिलेगा, सिलिकॉन, दैट इज 27.7%। 27.7 राउंड अप करके लिखा हुआ 27। अलग अलग 3-4 किताबें निकालो कि हाँ सर इसमें तो 27 है, इसमें 27.7 है, ऐसा पगला है जैसे बातें नहीं करनी। एनसीईआरटी में जो गिवन है वैसे कर लेंगे, बराबर। मेटल्स के अंदर क्या क्या बेटा, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, दैट इज 8.3% बाय मास। नेक्स्ट उसके बाद क्या आएगा, आयरन। आप देखो तो एल्यूमिनियम 8.3 दिया हुआ है, आयरन कितना है 4.7, आयरन का कितना है 4.7%, कैल्शियम 3.6, बराबर। 3 के स्लॉट में लर्न करो, 8.3, 4.7, 3.6। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बराबर है 2.8, 2.82। टाइटेनियम 0.4 और मैंगनीज जो है वो 0.1%। ठीक है, फटाफट सबसे पहले कौन सा मिलेगा, सबसे ज्यादा हमें जो मिलते हैं उसकी लिस्ट है यहाँ पर, बराबर। मिनरल्स जो है उसका टेबल एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, तो उसको अच्छे से याद करना है। अब उसको अच्छे से याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स है हमारे पास, बराबर। जैसे कि मान लो कि सबसे पहले आपके पास आयरन है, बराबर। तो आयरन का जो है उसमें आपको पहले नाम भी लिखने हैं, जैसे कि हेमेटाइट है, हेमेटाइट। और देखो ये सारे जनरली हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, तो जिसके पीछे टाइट लिखा हुआ वर्ड है वो क्या है, तो वो ऑक्साइड है, बराबर। पहले दोनों देखो, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। तो कैसे लर्न करेंगे, Fe2O3, Fe3O4, यानी कि 23 एंड 34। नंबर याद करो, Fe और O तो है ही, ऑक्साइड। सिडेराइट के अंदर क्या होगा, सिडेराइट का S, तो याद रखो ये कार्बोनेट की बात कर रहे हैं, सिडेराइट कार्बोनेट, FeCO3। आयरन पायराइट्स,
बराबर है। पायरेट्स ऑफ कैरेबियन ने आयन पायरेट्स, ये अलग है। आयन पायरेट्स जो होते हैं इसको क्या कहते हैं, इसका फॉर्मूला है Fe2। क्या फॉर्मूला है, Fe2। तो फटाफट याद करेंगे, फटाफट। क्या हेमेटाइट में क्या लिखेंगे, बोलो बोलो फटाफट। हेमेटाइट के अंदर फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, हेमेटाइट दैट इज Fe2O3। मैग्नेटाइट का होगा Fe3O4। सिडेराइट का होगा FeCO3। आयन पायरेट का क्या होगा, Fe2। खत्म, बराबर। अगर आप इसको लिख के लर्न करेंगे, कम से कम 3 या 5 बार लिखना पड़ेगा तो आराम से याद हो जाएगा। तो आयन के अंदर क्या है, हेमेटाइट, बराबर है। फिर से हेमेटाइट 23, मैग्नेटाइट 34, सिडेराइट SC FeCO3 और आयन पायरेट्स Fe2। आयन पायरेट्स का दूसरा नाम है फुल्स गोल्ड, बराबर है, फुल्स गोल्ड। ऐसे भी एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो पता नहीं रहता हाँ क्या था ये, तो याद कर लो भाई Fe2 है। कॉपर के बारे में देखेंगे, कॉपर को अच्छे से याद करना स्टार्ट करो। कॉपर में मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, उल्टे से स्टार्ट करो। देखो सबसे पहले किसको पकड़ो, क्यूप्राइट। क्यूप्राइट यानी क्या है, Cu2O, क्यूप्राइट Cu2O। क्यूप्राइट के बाद कॉपर ग्लैंस, क्यूप्राइट कॉपर ग्लैंस। ग्लैंस जैसे ही आया O की जगह S, सल्फाइड हो गया वो, तो क्यूप्राइट एंड कॉपर ग्लैंस Cu2O Cu2S। कॉपर पायराइट्स, यहां पर भी पायराइट्स था, Fe2 था ना, तो कॉपर में कॉपर आएगा कि नहीं, CuFeS2। इसमें आयन पायराइट तो Fe2, कॉपर पायराइट तो CuFeS2। मैलेगाइट, मैलेगाइट का क्या फॉर्मूला होगा, CuCO3 CuOH ट्वाइस, CuCO3 CuOH ट्वाइस। तो इस तरह से आपको याद रखना है। कहां से स्टार्ट किया हमने, क्यूप्राइट। क्यूप्राइट का मतलब Cu2O, ग्लैंस आया तो Cu2S, बराबर है। उसके बाद क्या है, उसके बाद कॉपर पायराइट CuFeS2, मैलेगाइट CuCO3 CuOH ट्वाइस, बराबर है। इसके बाद आ जाओ यहाँ पर जिंक, बराबर। जिंक के अंदर 3 ही है, जिंक ब्लेंड ZnS, बराबर। कैलेमाइन, कैलेमाइन में C आता है कि नहीं आता है, बराबर। तो फॉर्मूला में भी C आएगा, कैलेमाइन का C और इसका भी C, तो ZnCO3, ZnCO3। जिंकाइट ZnO, जिंकाइट का क्या हो जाएगा, ZnO, बराबर है। तो हम लोग ने जितना जितना कंप्लीट किया हुआ है, और एक ये चीज इंपॉर्टेंट है जो आपके एमसी में पूछी जाती है, जो यहाँ पे लिखा है, मिनरल्स इज अकरिंग द नेचुरली अकरिंग द सब्सटेंस विद अर्थी इंप्यूरिटीज। तो इंप्यूरिटीज के अंदर कई बार इंप्यूरिटी जो होती है, इंप्यूरिटी प्रेजेंट इन रूबी, बराबर है। रूबी नाम है भाई, हाँ। तो रूबी के अंदर क्या रहता है, क्रोमियम, बराबर है। आप अपनी रूबी के बारे में मत सोचना, इंप्यूरिटी प्रेजेंट इन रूबी यानी क्रोमियम। तो रूबी के अंदर जो इंप्यूरिटी प्रेजेंट होती है किसकी होती है, कौन से एलिमेंट की, क्रोमियम की होती है। इंप्यूरिटी प्रेजेंट इन सैफायर दैट इज कोबाल्ट। तो ये सब कुछ हो गया। यहाँ पर फटाफट इससे आप लोग फॉर्मूला देख लो। देखो एक बार फटाफट ओवरव्यू दे देता हूँ कि भाई सबसे पहले एलिमेंट जो होता है, मोड ऑफ रिएक्टिविटी बेसिस पे उसको अलग करना है। तो रिएक्टिव है या तो नहीं है, तो नेटिव फॉर्म में मिलता है, कंबाइंड स्टेट में मिलता है। नेटिव फॉर्म का मतलब होता है फ्री स्टेट, बराबर है। किसी के साथ या तो उसके इसके ऊपर ना एटम होता है ऑक्सीजन का, ना मॉइस्चर का, ना कार्बन डाइऑक्साइड का, कुछ भी नहीं। तो वो क्या होता है, नेटिव स्टेट, यानी कार्बन, सल्फर, गोल्ड, प्लेटिनम, नोबल गैसेस। कंबाइंड स्टेट में क्या होता है, इस सब का असर हो जाता है तो कंबाइंड स्टेट में आ जाता है। ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो सकता है, कार्बोनेट बना सकता है, CO3 बना सकता है, बराबर, सल्फाइड बना सकता है। तो उसको हम लोग कहते हैं मिनरल्स, बराबर है। तो नॉन मेटल्स आर फाउंड, नॉन मेटल्स कौन से फॉर्म में मिलते हैं, हैलाइड्स के फॉर्म में मिलते हैं। मेटल्स आर फाउंड इन द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। मिनरल्स, मिनरल्स में क्या है बेटा, नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस विद अर्थी इंप्यूरिटीज, मैंने आपको बता दिया। फिर सबसे ज्यादा कौन, ऑक्सीजन 46.6, सिलिकॉन 27.7, थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट एल्यूमिनियम 8.3%, नेक्स्ट 4.7% दैट इज आयरन, बराबर है। कैल्शियम उसके बाद 3.6%, सोडियम 2.8%, पोटेशियम भी 2.8। सोडियम पोटेशियम ऊपर नीचे है ग्रुप के अंदर, तो उसको एसोसिएट करो, बराबर है। लिखना नहीं कि रब से फॉर यार, सोडियम पोटेशियम 2.8, बराबर। मैग्नीशियम 2%, 0.4, टाइटेनियम मैंगनीज 0.1%। आयन के अंदर हमने क्या सीखा, आयन के अंदर हेमेटाइट 23, मैग्नेटाइट 34, बराबर, सिडेराइट SCO3 FeCO3, आयन पायरेट FeS2। कॉपर के अंदर कहां से स्टार्ट करवाया आपको, यहां से, क्यूप्राइट यानी Cu2O, कॉपर ग्लैंस यानी Cu2S, बराबर है। फिर मैलेगाइट CuCO3 और CuOH ट्वाइस, और कॉपर पायरेट यानी CuFeS2। जिंक के अंदर जिंक ब्लेंड ZnS, फिर ZnCO3 ये रहा, कैलेमाइन, उसके बाद ZnO जिंक ऑक्साइड या तो जिंकाइट कह लो, बराबर।
अब मान लो कि ये एक बॉक्स लिया हमने, आयन का जो है उसमें हमें बहुत सारे मिलते हैं, ऑक्साइड मिलते हैं, कार्बोनेट मिलते हैं, सल्फाइड भी मिलता है। तो क्या सारे के सारे जो मिनरल्स है उसमें से हम लोग एक्सट्रैक्शन स्टार्ट कर देंगे? हैं? ऐसा तो कर नहीं सकते। हमें क्या देखना पड़ेगा कि किसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। पहली बात, इन सब में से आयन किसमें ज्यादा मिलता है हमें, पहली बात। इम्प्योरिटी सबसे कम किसमें है, बराबर। ये कुछ भी उठाकर डाल दिया और फूंक मार के उसमें आग जला दी ना, चलो भाई एक्सट्रैक्शन चालू कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है, बराबर। उसमें फर्नेस होती है, ब्लास्ट फर्नेस, बराबर। ब्लास्ट फर्नेस के अंदर हमें ऐड करना पड़ता है। तो सबसे इजी फॉर्म कौन सा है? ऑक्साइड। ऑक्साइड में क्या हो जाता है, अच्छे से रिड्यूस हो जाता है। ऑक्साइड फॉर्म विल बी रिड्यूस इजीली एंड दैट्स व्हाई वी कैन टेक ऑक्साइड फॉर्म। अगर कार्बोनेट होगा तो भी ऑक्साइड मिलाना पड़ेगा, इम्प्योरिटी को निकालना वो अलग। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकालो तब आएगा ना FeCO3, यानी क्या है FeO प्लस CO2, बराबर। तो ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। अगर ये ले लिया तो सल्फर डाइऑक्साइड की टेंशन है, तो पगला है, ऐसे थोड़ी करते हैं। हम लोगों के पास है ऑक्साइड मस्त। तो ये जो है मिनरल्स जितने भी है उसमें से हमें इकोनॉमिकली, पैसे वाली बात है भाई, फायदे में रहने का। तो ओर्स यानी मिनरल फ्रॉम विच द मेटल इज कन्वेंशनली एंड इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड। क्या करना है? कन्वेंशनली एक्सट्रैक्ट होना चाहिए और इकोनॉमिकली साउंड, यानी कम से कम पैसा और मैक्सिमम आउटपुट। इसको क्या कहेंगे हम लोग? ओर्स कहेंगे। दस ऑल द ओर्स आर मिनरल। सारे के सारे जो ओर्स हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं इसमें से, जैसे इसमें से हमने ले लिया हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। एल्यूमिनियम के अंदर क्या लेते थे? बॉक्साइट। ये रहा बॉक्साइट का फॉर्मूला, केओलिनाइट का फॉर्मूला गिवन है टेक्स्ट बुक में, इसको याद करना है, बराबर। तो ऑल द ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। सारे के सारे मिनरल्स ओर्स नहीं है, लेकिन जितने भी ओर्स है वो मिनरल्स में से लिए हुए हैं। तो ये स्टेटमेंट याद रखना है, ऑल द ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स। क्लियर है इतना? तो अच्छे से आज के दिन में ये सारी चीज लर्न कीजिए आप। एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि हमें एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करना है। तो एल्यूमिनियम के अंदर ऐसा नहीं कि दो ही है, बॉक्साइट ना केओलिनाइट। केओलिनाइट का फॉर्मूला ये इजी है, Al2O3 2SiO2 2H2O लर्न कर लो। एक और था क्रायोलाइट, Na3Lf6, बराबर है। कोरंडम, कार्बोरेंडम, बहुत सारे आते थे। Al2O3 विदाउट वाटर मॉलिक्यूल, विथ वाटर मॉलिक्यूल, यानी हाइड्रेटेड फॉर्म, एनहाइड्रेटेड फॉर्म। कई जगह पर बॉक्साइट का लिखा होता है Al2O3.2H2O, बराबर है, तो वो भी लिख सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी को फॉलो करते चलना है, तो ये सारे फॉर्मूलास आपको याद रखने पड़ेंगे। दूसरी बात क्या याद रखनी है? ओर्स। ओर्स यानी क्या? ऐसी मिनरल सिलेक्ट करो जिसमें से हमें कम से कम लागत में, यानी कम से कम पैसे में अच्छे से अच्छा हमें एक्सट्रैक्शन मिले। यानी कन्वेंशनली भी होना चाहिए और इकोनॉमिकली भी होना चाहिए। जिस कंपनी में जॉब करने के लिए जाते हो वहां पर उसको फायदा करवाना पड़ता है ना, तो आपकी सैलरी होती है कि नहीं? ओके, तो टुडे आज का सेशन जो है मेरा मैं यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ। दैट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। आगे जाकर हम लोग क्या करेंगे, इसके स्टेप्स पढ़ेंगे कि सबसे पहले ये ओर्स ले लिए या तो मिनरल्स, उसको क्या करते हैं, जमीन में से निकालते हैं, तो क्रश करना पड़ता है। फिर उसमें से हाइड्रोलिक वॉशिंग से अर्थी इम्प्योरिटीज बाहर निकालनी पड़ती है। फिर उसमें से सल्फाइड हुआ तो फ्लोरेशन मेथड करना पड़ता है, लीचिंग प्रोसेस आएगा। तो ये सारे प्रोसेसेस जो है, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड, तो ये सब स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।